फलकीय क्षेत्र में या असफलीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको हम यूं भी कह सकते हैं असफलीय संकुल के लिए, अथवा इसको यूं कहें हम असफलीय संकुल कॉम्प्लेक्स संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लिगेंड किस दिशा में पहुंचा है, लिगेंड किस दिशा में पहुंचा है। तो अष्टफलकीय संकुल पहले तो उल्टा कह दिया, जिसके 8 फलक हो। अष्टफलकीय संकुल मतलब जिसके 8 फलक हो। तो this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. अष्टफलकीय संकुल समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ, what is a octahedral complex? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए आपको एक छोटी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। सपोज ये एक स्क्वायर है, यद्यपि ये स्क्वायर है नहीं, ये एक रेक्टेंगल है ना। तो इस स्क्वायर को मैंने क्या कहा, इसको आपको मानना पड़ेगा ये क्या है, स्क्वायर। इस स्क्वायर के बीच से मैं एक डब्बा ले सकते हैं, चौक वाला स्क्वायर के लिए। ये एक मैं ऊपर नीचे लाइन खींच देता हूं और एक ही मैं ये नीचे, इसके बीचों बीच इस स्क्वायर के, ठीक है। अब मैं इन दो पॉइंट को मिला करके इस पॉइंट से मिलाता हूं, तो ये क्या हो गया, एक फलक, एक फेस हो गया, ठीक है। इस दो पॉइंट्स को मिला के मैं इस पॉइंट से मिलाता हूं, तो ये क्या हो गया, दूसरा फलक। इन दो पॉइंट को मिला के मैं इस पॉइंट से मिलाता हूं, तो ये हो गया तीसरा फलक। और इन दो पॉइंट से मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं, ये हो गया चौथा फलक। तो 4 हो गए। ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सब समान है। तो जैसा फलक ये होगा वैसा ही ये होगा, जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा, और वैसा ही ये होगा। चारों फलक एकदम एक जैसे होंगे। एग्जैक्टली ऐसे कैसे 4 फलक नीचे भी। तो क्या संरचना बनी, अष्टफलकीय संरचना। तो सबसे पहले तो आपको अष्टफलकीय संरचना क्या होती है, ये 4 नीचे, 1 2 3 और ये इधर 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, बीच में ये एक स्क्वायर थी, ठीक है। तो ये हो गई आपके अष्टफलकीय संरचना। तो ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे देख रहे हो उसको, ऑक्टाहेड्रल को कैसे देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे ये आपका था स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर, इसके ये 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को मिलाया अपन ने यहां पे, ये एक फलक, इस 2 पॉइंट को अपन ने इससे मिलाया, ये हो गया दूसरा फलक। इन 2 पॉइंट को अपन ने इससे मिलाया, ये हो गया तीसरा फलक, ठीक है। और इन 2 पॉइंट को अपन ने इससे मिलाया, तो ये हो गया आपके चौथा फलक,
ठीक है, अब ऊपर वाले पॉइंट से अब मिलाना है इन दो पॉइंट को। ये स्क्वायर था, ये क्या था, स्क्वायर, दिस वाज योर स्क्वायर। इस स्क्वायर को हमने इन दो पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, ये हो गया आपके पहला फलक ऊपर की तरफ। फिर इस दो पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाया, ये हो गया दूसरा फलक। इन दो पॉइंट को हमने ऊपर वाले पॉइंट से मिलाया, ये हो गया तीसरा फलक। और इन दो पॉइंट्स को हमने इससे मिलाया, ये हो गया आपके चौथा। तो 4 ऊपर फलक और 4 नीचे फलक, ये हो गई आपके ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति क्या होती है। अब इस अष्टफलकीय ज्यामिति में हम कल्पना करते हैं कि ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपके जेड एक्सिस है। अब हम जब अष्टफलकीय ज्यामिति में विपाटन पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं कि पहले तो मेटल आयन फ्री स्टेट में था, धातु परमाणु या आयन मुक्त अवस्था में था। तब उसके जो 5 डी कक्षक थे उनकी 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान थी, जिनको हम क्या बोलते थे, समभ्रंश जनरेट ऑर्बिटल्स या समभ्रंश कक्षक। अब क्या होता है, इन 6 कॉर्नर से ये लिगेंड पहुंचता है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, ठीक है। इन कोणों से आपके क्या आ रहा है, लिगेंड धातु की तरफ पहुंच रहा है। तो जो डी कक्षक है वो 2 प्रकार के, T2G और EG। T2G वो डी कक्षक है जिनमें लूप्स जो है वो अक्षों के बीच में पाए जाते हैं, और EG वो कक्षक है जिनमें लूप्स का पाया जाता है, अक्षों पर पाया जाता है। डी कक्षकों की ज्यामिति पढ़ाई थी ना मैंने, यस सर। टर्म पे तो 2 प्रकार के डी कक्षक बताए थे। यस, एक वो डी कक्षक जिनमें पालियन लूप्स अक्षों के बीच में पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं T2G कक्षक। और एक वो डी कक्षक जिनमें पालियां अक्षों पर पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं EG कक्षक। तो देखिए, जिनकी पालियां अक्षों पर पाई जाती है, जिनकी पालियां अक्षों अक्षों पर पाई जाती है, वो कौन से कक्षक है, वो है EG कक्षक। यानी कि अक्षों पर पाई जाने वाले कौन कौन से यूनिट, dx² - y² और dz²। जब लिगेंड इन दिशा में पहुंचेंगे, यहीं पे आपके EG कक्षक है। जिस दिशा में लिगेंड आ रहा है उसी दिशा में क्या है, EG कक्षक है, क्योंकि उनकी पालियां कहां पाई जा रही है, अक्षों पर पाई जाती है। तो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कहां होगा, अक्षों पर, क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब दूसरे तरह के डी कक्षकों की कल्पना करो जिनमें लूप्स जो है इन बिटवीन दी एक्सिस पाए जा रहे हैं, अक्षों के बीच में पाए जा रहे हैं। तब क्या होगा, उनके बीच में जो लिगेंड के पहुंचने की दिशा जो है, अप्रोच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के पहुंचने की दिशा उन की सीध में तो कौन से, लिगेंड के पहुंचने की दिशा की सीध में तो है dx² - y² और dz² कक्षक, जबकि dxy, dxz और dyz कक्षक उससे हटे हुए उन अक्षों पर नहीं, तो उनमें इंटरेक्शन सबसे कम होगा। उनमें इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन कैसा, रिपल्सिव इंटरेक्शन। यहां रिपल्सिव इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा, इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उनका चूंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन कम होगा, उनमें इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। लिगेंड के पहुंचने की दिशा किस प्रकार अष्टफलकीय ज्यामिति के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन को परिभाषित करता है, ये समझ में आना चाहिए। लिगेंड के पहुंचने की दिशा, लिगेंड कहां पहुंच रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस के कोनों पे, इस अष्टफलकीय ज्यामिति में। और इस अष्टफलकीय ज्यामिति में वो लिगेंड जब इन कोनों पर पहुंच रहा है, तो जो कोनों पे जो
अक्षों पर जो लिगेंड्स, अक्षों पर जो धातु के कक्षक अभिविन्यासित हैं उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा, और अक्षों पर विन्यासित कौन से हैं? डी कक्षक Eg वाला, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो इनमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा। अब यहां तक बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो कि जो जब पहले डायग्राम बनाओ और पॉज कर देते हैं। होल्ड